बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Week number 10. Topic is human resource management. As a department head, as a head of house, घर के हेड हैं आप, और as a head at your shop, as a head of any working place where you are working, you have to manage your staff. घर में आपको सफाई करने के लिए कोई बंदा चाहिए, कोई कपड़े धोने के लिए चाहिए, कोई बर्तन धोने के लिए चाहिए, गाड़ी साफ करने के लिए कोई चाहिए। यू विल अरेंज सम स्किल्स पर्सन। गाड़ी साफ करने वाले को कहे ना कि जी इधर मेरे बर्तन भी धो दो, तो वो ना कर देगा। तो स्पेसिफिकली हर लाइन के स्किल्ड पर्सन होते हैं, एंड हाउ दे विल मैनेज द टॉपिक विल डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को जॉब देना। डेवलपिंग देयर रिसोर्स, अपने जो रिसोर्सेज उनको डेवलप करना। मसलन मैंने गाड़ी वाला बंदा रखना था, तो अगर मैं कोई जानता हूँगा, मैंने कोई डेवलप किया होगा रिसोर्स, तो मैं उसको इजीली हायर कर लूँगा। अगर मुझे नहीं, मेरे माइंड में कोई बंदा भी नहीं है, आई विल रिक्वेस्ट टू समवन, या मैं किसी की दुकान में एक एडवर्टीजमेंट लगा दूंगा, या किसी कि मुझे गाड़ी साहब या ड्राइवर चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया। ठीक। या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अखबार में ऐड दे दूंगा, जी ड्राइवर चाहिए। ड्राइवरों की भी ऐड अखबार में आपको मिल जाएगी। तो एज ए इंजीनियर जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं किसी भी जगह, तो आपको अपने रिसोर्सेज को ज़रूर डेवलप करना पड़ता है किसी भी टाइम, कोई भी ज़रूरत। क्योंकि जनरल मैनेजर ने ये नहीं कहना कि जी अखबार में ऐड दे दो और बंदा मंगवा लो। उसने कहना ठीक है, रख लो बंदा अगर चाहिए। अब रख लो का मतलब ये है कि आपके कितने रिसोर्सेज डेवलप थे, अपने आप के किए हुए थे, कि आप इजीली बंदे के अरेंज करके उसको रख लेते हैं। शुरू में तो एज ए ट्रेनी इंजीनियर तो आप खुद फ्रेश होते हैं, तो 1-2 साल में आप डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आप पूछते हैं जी मेरे फलां क्लास फेलो वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा तुम्हारे पास कौन से काम है, कौन से बंदे काम कर रहे हैं, आपके पास रेत मशीन का ऑपरेटर है, आपके पास ड्रिल मशीन का ऑपरेटर है, वेल्डर है, कौन है, कैसी करता है। तो रिसोर्सेज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड यूटिलाइजिंग मेंटेनिंग, और फिर आप उसने उसको यूटिलाइज करना है, और आप अगर समझते हैं कि अच्छा है, इसको फिर मेंटेन भी रखना है। एंड कंपनसेटिंग देयर सर्विसेज, और उनकी सर्विसेज को कंपनसेट करना है। मतलब आपको अपने दिल वाला बंदा नहीं मिलेगा कि जी यार उसमें ये खसूसियत हो, ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी हो, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो। तो शुरू में आपको उनकी सर्विसेज को कंपनसेट हर सूरत में रखना पड़ता है। यार मिल तो रहा नहीं था, जैसा भी है रख लो। इन द टून विद द जॉब, जॉब के साथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, और जितनी भी आपकी अपनी घर की ज़रूरियात हैं, दुकान की ज़रूरियात हैं, या इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हैं, तो उसको उस किस तरीके से मुख्तलिफ स्किल्स के पर्सन को कंपनसेट करना पड़ता है, उनको यूटिलाइज करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना पड़ता है। तो इनको जॉब देने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्टेन, डेवलप, मॉनिटर, रिवार्ड एंड इंगेज। सबसे पहले हासिल करना। ये तो अब आप अपने रिसोर्सेज अगर खुद डेवलप किए हुए हैं, तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू हायर एनी स्किल्ड पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्टेन बाय लेटर भी हो सकता है। आप 2-3 साल गुजर गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो कोलीग्स बनना शुरू हो जाते हैं, या क्लास फेलो आपके ज़्यादातर शुरू में काम आते हैं। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखें,
ये जो आपका क्लास का ग्रुप है ना, इसको आपस में जो आप लोगों का ग्रुप है, मुझे नहीं पता बनाया या नहीं बनाया, ये बहुत काम देता है इस काम के लिए। क्योंकि कई दफ़ा तो इतनी सख्त ज़रूरत होती है और आप खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा यार, मेरे पास एक बड़ा अच्छा लेथ मशीन ऑपरेटर था, एकदम ही छोड़ के चला गया, या बीमार हो गया, या उसकी डेथ हो गई, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। हाउ यू विल obtain एंड यू विल फाइंड इन द मार्केट। अब आप खुद अपना काम छोड़ के तो नहीं मार्केट में ढूंढने चले जाएंगे, या इंडस्ट्री के सर्वे करना शुरू कर देंगे, यार कोई लेथ मशीन का ऑपरेटर है, ड्रिल मशीन का ऑपरेटर है, कोई वेल्डर अच्छा सा है, ठीक है जी, कोई फलां मशीन का मैकेनिक है। तो अपने रिसोर्सेज अपने खुद डेवलप करने हैं। हम शुरू में एक दूसरे से सलाम दुआ करके ना उसका हाल चाल पूछने चल जाते शुरू हो जाते, अच्छा यार इंडस्ट्री के दिन ऐसे थे या ऐसे हैं, या कॉलेज में ऐसे होता था, यूनिवर्सिटी में ऐसे होता था, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अच्छा यार, और सुनाओ तुम्हारी शादी कब हो रही है। ठीक है जी, बातें दूसरी तरफ निकल जाती हैं। असल काम होता है ये डाटा इकट्ठा करना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, किस किस किस्म के स्किल्स के लोग आपके साथ अटैच हैं। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है। कई दफ़ा अक्सर मैंने देखा है हम लोग फँस जाते हैं कि लोग, लड़का बहुत तंग कर रहा हो ना, आप कहते हैं यार इसको मैंने फ्री फारिग करना है और मैंने कोई नया बंदा रखना है। अब नया बंदा रखने के लिए हम प्रोग्राम तो बना लेते हैं कि जी वी विल हायर द न्यू पर्सन, बाद में पता चले कि वो उससे भी बुरा था। तो कोशिश करें डाटा और जितनी भी आपकी रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो सबके साथ अटैच रहे। तो ईज़िली फिर उसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो जाती है। बहरहाल उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसको डेवलप उसकी उस बंदे को डेवलप करना है कि उसको काम अच्छी तरह आ जाए। अगर वो टाइम से नहीं आ रहा, देन यू विल गाइड हिम कि जी आप ज़रा जल्दी आया करें या टाइम से आया करें। उसकी उसकी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसको ट्रेनिंग दें कि जी हमें इस किस्म के स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपने ये काम भी करने हैं। देन यू विल मॉनिटर फॉर हिज परफॉर्मेंस। आप उसको फिर उसकी परफॉर्मेंस को करने के लिए आप जब मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा काम करेगा तो रिवार्ड देते हैं, नहीं अच्छा काम करेगा तो उसको आप गाइडलाइन देंगे, फिर दोबारा ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ले जाएंगे। और अगर बहुत अच्छा आदमी है और वो जाना चाहता है तो फिर आप उसको कंपनसेट देंगे कि अच्छा यार मैं ना जनरल मैनेजर से बात करके 500,000 सैलरी बढ़ा देता हूँ और कुछ भी बेनिफिट दे देता हूँ। तो अच्छे बंदों को रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड देन एंगेज, फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली एंगेज करते हैं। अच्छा यार ये भी तुम काम करो, बस अब तुम इस काम में एंगेज रहो, तुम अब ये काम करते हो ना, अब तुम्हें कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ना मैं ये तो नहीं कहते इसको कि जी मैं अब तुम्हें मॉनिटर नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मॉनिटरिंग फिर कम हो जाती है क्योंकि वो अब बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, उसको अच्छा रिवार्ड मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है, उसको अच्छी कंपनसेशन मिल गई है, तो वो ये हर मामले में होता है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, यंग इंजीनियर हो। आप एज ए जब ट्रेनिंग इंजीनियर you will join to any industry, the number of people, the number of heads, number of higher management, people of higher management will behave like that कि वो आपके साथ भी आप शुरू में ऐसे ही करेंगे। वो आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे, फिर आपको मॉनिटरिंग बहुत सख्त होती है इंजीनियर की, क्योंकि उनको पता है कि ये इन इन फ्यूचर वी विल गिव हिम लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। बात याद रखें, पहले 3-4 महीने इंजीनियर की लाइफ के बहुत टफ होते हैं। आप एक मिनट के लिए भी कहीं स्मोकिंग करते हुए या चाय पीते हुए आउट ऑफ द वे जाते हुए काम करें ना, तो कहते हैं अच्छा इंजीनियर है भाई, ये क्या काम कर रहा है, इसको तो ड्यूटी करनी चाहिए। तो जब आप की मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग ऐसे आप देखें जी खत्म हो गई है, तो फिर मुझे शाबाश मिलती है या मेरे काम पर लोग मुतमईन हैं, तो लोग रिवार्ड भी देते हैं 6 महीने साल बाद। तो ट्रेनिंग इंजीनियर, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में 6 महीने बाद 2 महीने बाद जाते हैं ना, आप कहते हैं नहीं मैंने कोई और अच्छी इंडस्ट्री में जाना है, तो वो फिर सीवी जो है ना वो आपकी बोलती है, आप कहते हैं अच्छी मैंने यहाँ काम किया।
जिस बंदे ने आपकी सीवी देखी है ना, उसने डायरेक्ट फ़ोन भी कर लेना, उसने कहना अच्छा एचआर को कह देना इसको ज़रा पता करो ये कैसा बंदा है। तो फर्स्ट जॉब, फर्स्ट 3 मंथ विल बी वेरी टफ। मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आपको एक सेकंड के लिए भी इधर उधर रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे यार मैं भी बड़ा मेरे नौकरी के नए नए दिन है, इसलिए मैं कैसे इधर उधर जा सकता हूँ। These are the different functions of the HR. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन कि आप जो भी काम ले रहे हैं, एक मैकेनिकल के या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो हाउ मनी स्किल्स पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर डिपार्टमेंट। एचआर प्लानिंग करते हैं, फिर आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 10 बंदे चाहिए और आपके पास 6 हैं, तो 4 की रिक्रूटमेंट कर लो। फिर यू विल टेक डिसीजन अबाउट सिलेक्शन। आप जब सिलेक्शन करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बंदा क्या इसका वाइवा अच्छा था या इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, इसको इसको इस पोजीशन पर रखो, इसकी प्लेसमेंट यहाँ रखो। फिर आप उसकी कैरियर प्लानिंग की तरफ सोचते हैं, यार बंदा अच्छा है, इसको इसकी प्लानिंग करो, इसकी कैरियर को कैसे डेवलप करो, ये हमारे इंडस्ट्री को मत छोड़ के जाए। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। उस ट्रेनिंग डेवलपमेंट में से आहिस्ता आहिस्ता जब लोग अच्छा काम करते हैं, ऑब्वियसली फिर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और जब ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, फिर आप उसके लिए इनामात और बेनिफिट्स और कंपनसेशन उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अनाउंस करते हैं, उसको इंसेंटिव भी देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको एम्पावर करते हैं, यानी इसको फिर अथॉरिटी दे देते हैं कि जी अब आप इस छोटे से पोर्शन के हेड हैं। और उसको फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। मोबिलिटी का मतलब कि आप लोग किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किस तरह आप मोबिलाइज्ड होंगे। ये नहीं है कि हर काम मैनुअल हो। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैसेज बंदा ही करता है, हम तो फौरन मैसेजिंग करते थे। क्रिएटिंग मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, ऐसा मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जिससे लोग काम करके खुश हों। ठीक है जी, हर वक्त डांट टपक, हर वक्त गलत अल्फाज उनको डांटते रहना, यार तुम क्यों काम नहीं कर रहे, डेट आ रहे, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। और पाकिस्तान की जो लोग हैं, ठीक है जी, जैसे आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे पूरे आए, 60 बच्चे हों, आज तक क्लास में पूरे नहीं हुए। तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, एक क्लास का क्राइटेरिया है कि मैं क्लास 2 के 3 के बच्चे थोड़ी डांटना शुरू कर दूं। जो आना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं आना चाहता ना आए। तो इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है पाकिस्तान, और वो तो होती है बिल्कुल मैट्रिक पास, प्राइमरी पास। ये जो वर्कर और लेबर और इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको आप बड़े प्यार से डील करके चलना पड़ता है। एक डांट भी कर देना, वो कहते हैं अच्छा ठीक है सर, आपने हमारी छुट्टी कैंसिल की है या हमें आपने डांटा है, तो काम तो हम नहीं करके देना है ना आपको। उस पर जानबूझ के डिले कर देंगे फिर, और बाद में फिर डिले हो जाएगा तो फिर वो मशीन देर देर से चलेगी, तो जनरल मैनेजर आपसे पूछेगा मशीन क्यों लेट बन, ज़्यादा देर तक स्टॉप ही रही। स्टॉपेज टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर देगा। तो हमेशा यू हैव टू थिंक अबाउट द मोटिवेशनल एनवायरनमेंट। अदरवाइज वो बंदा काबू नहीं आएगा, कभी भी नहीं काबू आएगा। मेरी 15 साल इंडस्ट्री की यही है एक्सपीरियंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिसिप्लिन, ग्रीवेंस मैनेजिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनेजिंग। ये कि डिस्प्यूट फिर वही चीज़ है कि आप ट्रबल क्रिएट नहीं करनी, डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना। और ग्रीवरेंस यानी आपने डिसिप्लिन में रखना है। और जितने भी लोग हैं जो जिस जिस फील्ड में काम खुश कर रहे हैं, बस ठीक है। आपने कोई ज़्यादा तार चढ़ाव नहीं करना कि जी उठा के कभी उधर उस डिपार्टमेंट में फेंक दिया, कभी उठा के उधर उस डिपार्टमेंट में फेंक दिया। ऐसे काम नहीं करने आपने। जो ज़्यादा अच्छा है, आप समझते हैं कि जी कभी मेरी हेल्प कर सकता है, तो इसको मैं अपने दफ्तर में ले आता हूँ, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल स्कोप ऑफ एचआरएम, स्कोप एचआरएम का क्या मकसद क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फिल वेरियस पोजीशंस। आपको डिफरेंट पोजीशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करती करती है। मसलन कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ये 2 नई मशीनें आई हैं,
तो आप प्लीज़ इसको इमीडिएटली विद इन 2 वीक्स इंस्टॉल करें। एंड you will plan okay, how in the coming 2 weeks, this is the target given by the management. I am going to fulfill the installation of these two machines, and you will make a plan कि मुझे इस 2 हफ्ते में एक वेल्डर, इतने पाइप फिटर चाहिए, 3 मुझे लेथ मशीन ऑपरेटर चाहिए, और बाकी काम कैसे डिस्टर्ब ना हो जाए जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले प्लान बनाएंगे कौन कौन से लोग मैं रूटीन बन के कामों से उठाऊंगा और इस 2 मशीनों को इस्तेमाल करूंगा। सारा स्टाफ तो नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर इंडस्ट्री की जो मेंटेनेंस है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो हर काम के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि जी मुझे इतने बंदे चाहिए। अगर आपके पास बंदे कम है तो फिर आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस करेंगे, यानी रिक्रूटमेंट मीन कि नया नया बंदा हायर करेंगे और उसकी सिलेक्शन करेंगे, उसका जॉब डिज़ाइन तैयार करेंगे कि जी उसने ये मुस्तकबिल में ये काम करना है। अगर उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी उसको ट्रेनिंग देंगे। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, और उसको साल बाद उसकी अप्रेजल करेंगे कि जी ये कहाँ पर खड़ा है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। उसको मोटिवेट करेंगे कि बेटा आपकी ये थोड़ी सी वीकनेस है, इसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है जी। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी आप एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल फेयर रहें। ये नहीं है कि जी ये मेरा दोस्त का भेजा हुआ बंदा है तो मैं इसके साथ वो काम करे या ना करे, मैंने इसकी इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ही लगानी है। तो रिम्यूनरेशन का मतलब आप फोकस रहें ऑन फेयर, यानी आप ये नहीं मैंने ठीक है जी मेरे लिए सारे बंदे बराबर हैं तो मैंने सबकी इंक्रीमेंट ईमानदारी ऑनेस्टी से लगाऊंगा। कंसिस्टेंट इक्विटेबल कंपनसेशन, इक्विटेबल कंपनसेशन भी यही कि हर एक को कंपनसेट इक्विटेबल करें, बराबरी का हक दें सारों को, किसी से ज्यादती नहीं करनी। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एम्प्लॉयज, लोगों की सोशल सिक्योरिटी कि जी ये नहीं है कि हर 2 महीने बाद बंदे यहाँ पर फारिग होते हैं। कोई भी बंदा उस इंडस्ट्री में नहीं जाता जहाँ पर ज़्यादा फायरिंग होती है। वो कहते हैं जी यहाँ पर तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, 2 महीने काम करूंगा उसके बाद मुझे जॉब अगर ना मिलेगी तो मेरी घर में तो फाके पड़ना शुरू हो जाएंगे। लोगों की वेलफेयर के मतलब सोचना पड़ता है। उसके बाद रिव्यू एंड ऑडिट, आप अपने डिपार्टमेंट का हर 6 महीने बाद हम खुद करते थे रिव्यू और ऑडिट करते थे, यार कौन से बंदे वीक हैं जिनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमारा डिपार्टमेंट ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो आप डिफरेंट फिर पॉलिसीज बनाते थे कि ठीक है जी ये 2 बंदों की ट्रेनिंग होने वाली है, इनको वर्कशॉप करवाएं, बाहर से करवानी है अंदर से करवानी है, कैसे करवानी है। अब ज़रूरी नहीं, काम काम बहुत अच्छा करते हैं बट आता ही लेट है, उसको बैठ के समझाना है। ये भी एक इंश्योर करना होता है कि जी आप हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर एक पॉलिसी है कि जी डिसिप्लिन इख्तियार करना है, उसको आपको सारा अच्छी तरह से गाइड करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन, कुछ लोग यूनियन भी बना लेते हैं, हेल्दी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो किसी अक्सर प्राइवेट इंडस्ट्री में जैसे यहाँ एफएससी में भी सुना है यूनियन है, तो लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाए। तो बहरहाल लोगों का हकूक और फ़राइज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनके हकूक क्या हैं और उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो फ़राइज़ भी साथ साथ हैं कि जी ठीक है, अगर वर्कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है तो उसका जो हक है उसको दो। तो बेसिकली स्कोप यही होता है एचआर का। अब ये सारा काम हम ये समझते हैं पाकिस्तान में कि एचआर का काम है बंदे देना, बंदे रखना, नहीं ये काम नहीं होता। ठीक है जी, अगर आपको ट्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मसलन मैं अगर मैकेनिकल का हेड हूँ तो मैं कहूँगा यार इसको इसको ये लेथ मशीन नहीं चलानी आती मेरा ख्याल है, तो आप खुद नहीं उसके साथ जाएंगे, आप एचआर को सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखेंगे जी इसकी ट्रेनिंग करवाएं किसी लेथ मशीन के इंस्टीट्यूट से। काफ़ी हैं लेथ मशीन के इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे लोग खोल के बैठे हुए हैं। तो वो फिर अच्छा साथ जनरल मैनेजर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो कहेगा ठीक है जी इसको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दो, बंदा बड़ा अच्छा है, नेक है, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है, छुट्टी नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा वीक है, मैं इसकी ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ। तो ये सारे सारे जो 10 लाइनें हैं ये सारा आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि जी उसकी लोग प्लानिंग कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, आप नहीं करनी है सारी।
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो अंदर बैठा होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो बंदा अरेंज करके दे देता है 4 5 6 इकट्ठे लोग। उसके बाद फिर आपने खुद जॉब करके इंटरव्यू करके उसका सिलेक्शन करनी होती है। प्लानिंग आपने बतानी होती है कि जी मुझे इतने बंदे चाहिए। तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद कर रहा होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट अलहदा एक होता है, वो सिर्फ आपको बंदे अरेंज करके देता है। अब जो लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं, जी मैंने MBA HRM किया है, तो वो शुरू में जो फ्रेश होते हैं वो डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री में भी ज्वाइन करते हैं जाके उस इंडस्ट्री के, अगर ज़्यादा हायरिंग की ज़रूरत है, बार बार लोग छोड़ के जाते हैं, तो वो फिर HR मैनेजर रखते हैं और कहते हैं कि जी आपको हमने इसलिए किया कि हमें पहले बाहर खुद भागना पड़ता था, अब आप अच्छे बंदे हैं, अब आप खुद भाग के और अरेंज करके लाएंगे, चाहे अखबार में ऐड दें, कुछ भी करें। लेकिन फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन रिक्रूटमेंट वो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ही करनी है, जो पर्टिकुलरली उस टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड है। उसने देखना है कि मुझे रिक्रूटमेंट कहाँ करनी है, किस सेक्शन में करनी है, किस तरह का बंदा चाहिए। वो तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बंदे को नहीं चाहिए। बहरहाल, तो ये सारा काम एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट साथ साथ चलता है ह्यूमन रिसोर्स का। उसकी मोटिवेशनल वर्कफोर्स अप्रेजल करना, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखना, अपना अपने आप को रिव्यू करना, ऑडिट करना, इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशनशिप को इंक्रीज करना। बहरहाल, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें कुछ चीज़ें फ़र्क की। जी मैं पर्सनल मैनेजमेंट में काम करता हूँ, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करता है। मैनेजर ऑफ एम्प्लॉयड, अब ये वो है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है। ठीक है जी, यानी ऑलरेडी वो बंदा हायर था और उसको एक ड्यूटी दे दी गई कि आप बंदे हायर करो। मैनेजमेंट ऑफ मैनेजर ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटी। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि अब वो जो बंदा ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उसके पास किस किस्म का नॉलेज है एंड किस किस्म की उसके पास एबिलिटीज हैं, वो क्या काम हमारे आ सकता है या वो क्या काम कर सकता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब कि बस हायर कर लिया रख लिया कि पता नहीं है कि जी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स आपको ज़्यादा क्लियर करेगा कि इसके पास स्किल्स कौन सी हैं, उसके पास नॉलेज क्या है, उसके पास एबिलिटीज किस किस्म की हैं। एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक मैन एज हिज सर्विस आर एक्सचेंज विद सैलरी। जो भी आप पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जो भी एक बंदा रखेंगे, उसको आप उसकी से सर्विसेज लेंगे और उसको आखिर में सैलरी पे करेंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स कहता है नहीं, एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल मैन। हम ये आम पर्सनल मैनेजमेंट में कहते हैं कि जी मैंने बंदा रखा, उससे उसकी सर्विसेज ली और आखिर में सैलरी दे दी। बट ह्यूमन रिसोर्स कहता है नहीं, मैं इसको इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक का मतलब ये है कि ये मैंने बंदा काम तो पूरे महीने में 100 रुपये का था और मैंने 200 रुपये वाला बंदा रख लिया। तो अगर तो आपका काम 1000 रुपये वाला है तो आप 500 रुपये वाला काम बंदा रख लें। तो उसको इकोनॉमिकली देखते हैं। अब इकोनॉमिकली आपने बहुत एक्सपेंसिव और बड़ी हाई रेट पर एक बंदा हायर कर लिया है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है इसको सर्वाइव करना। तो एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल मैन। ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं नहीं, मैं सबसे पहले इकोनॉमिकली तो देखता हूँ, बट सोशली भी देखता हूँ और साइकोलॉजिकली भी देखता हूँ कि अंदर से सोशलिज्म उसके अंदर है नहीं है, लोगों के साथ बिहेव कैसा करेगा। खाली उसे सर्विसेज लेके सैलरी देना नहीं होता, क्योंकि इसने हमारे माशरे में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, उस माहौल में रह के काम करना है। उसकी साइकी कितनी काम करती है, वो लोगों के साथ कितना घुल मिल जाता है, ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाता है। तो खाली पर्सनल मैनेजमेंट कुछ नहीं है। एम्प्लॉयज आर व्यूज एज टूल इक्विपमेंट। एम्प्लॉय को हम जब व्यू करते हैं तो हम उसको एक टूल और एक इक्विपमेंट समझते हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स कहता है कि नहीं, वो एक हम उसको ट्रीट करते हैं एक रिसोर्सेज के तौर पर, कि जब उसको चाहिए। अब आम पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब है यार ये एक बंदा आ गया, इसको जिस तरह मर्जी खींच तूर के इस्तेमाल करो, उसको दिन रात 12 घंटे से ड्यूटी लो, ज़रा इसको पता चले। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। तो एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिसोर्स के तौर पर यूज़ करना चाहिए। यार ये एक अच्छा रिसोर्स तो है, ये ना हो कि हमने इसके साथ अगर बुरा सलूक किया तो ये छोड़ के ही ना चला जाए। तो ऑलवेज ट्रीटेड एज रिसोर्स पर्सन, कि जी यार ये एक अच्छा रिसोर्स हमारे पास आया, ये कहीं
चला ना जाए। आप उसको एक टूल की तरह ना यूज़ करेंगे, जब चाहे उसको इक्विपमेंट समझ लिया और टूल समझ के उसको यूज़ करते रहे। तो एम्प्लॉयज एज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर, आप उससे कहें जी ठीक है जी, ये हमारे पास बंदा बहुत अच्छा है, ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो इस तरह ह्यूमन रिसोर्स में फ़र्क ये चीज़ें। एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर, देयरफॉर मैनेजिंग कंट्रोल कॉस्ट ऑफ लेबर। पर्सनल मैनेजमेंट में जो लोग देखते हैं एक दूसरे को, कहते हैं यार ये बंदे बड़े रखे हुए हैं इसने, और इसकी कॉस्ट बड़ी आ रही है इसकी डिपार्टमेंट की, इसको सैलरी हमें देनी पड़ती हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स कहता है कि एम्प्लॉयज दे आर द प्रॉफिट सेंटर एंड देयरफॉर इन्वेस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स। वो कहता है नहीं, ये हमें प्रॉफिट देते हैं। सोच में फ़र्क है ना। पर्सनल मैनेजमेंट की सोच ये है, वो उसको समझते हैं कि जी हमें इसके महीने बाद सैलरी देनी पड़ती है और हमारा पूरा लेबर पूरा कॉस्ट पड़ रही है। तो लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कहता है नहीं, हम इस रिसोर्स को यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, ये हमें प्रॉफिट देता है और हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिसोर्स पर। सोच डिफरेंट है। एम्प्लॉयज़ यूज्ड एज ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। एम्प्लॉय हमेशा पर्सनल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसके बेनिफिट, अपना बेनिफिट सोचने के लिए काम करवाती है कि यार मुझे ये क्या बेनिफिट दे सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स की सोच के मुताबिक एम्प्लॉयज यूज फॉर मल्टी म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एंड फैमिली। आप कहते हैं नहीं, ये जो बंदा है इसका जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, और हमारे दूसरे स्टाफ मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, इसकी अपनी फैमिली के लिए क्या बेनिफिट है। ठीक है जी, अच्छा काम करता है, अच्छा बेनिफिट देंगे हम इसको, इसको प्रॉफिट देंगे, इसकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, इसकी फैमिली को भी, इसकी फैमिली अच्छी ग्रो करेगी, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सोच डिफरेंट होती है। पर्सनल फंक्शन इज ओनली एक्सिलरी। हम पर्सनल फंक्शन को एक सेकेंडरी फंक्शन समझते हैं कि यार ये बस बंदे जो है ना बस ऐसे ही हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लान मैनेजिंग फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स जो पीछे हमने सारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी, इस स्लाइड में 10 पॉइंट डिफरेंट डिस्कस किए थे। बट हमारी यहाँ पर्सनल जो सोच है वो हम सेकेंडरी बंदा, दूसरा सेकेंडरी बंदा समझते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, हम कहते हैं नहीं यार, ये बंदा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, ये आया तो ज़रूर है, हमने बार बार बंदे की रिप्लेस थोड़ी करना है, बंदे की चेंजिंग ज़रूर करनी है। बंदे को ट्रेन करो, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखो, उसको मोटिवेशनल एनवायरनमेंट दो, इसको अपने साथ रखो, हमारे हमारे काम में मदद करता रहेगा, हमारे लिए सूरत पैदा होगी, हम आराम से बैठेंगे, हम एज इंजीनियर एज ए हेड हम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लॉन्ग टर्म सोचते हैं आप, वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अच्छा यार बस ठीक है, छोटा सा काम है, पैसे इसको कम दो और इसको फ़र्क करो। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ गोल होते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है, जो मालिक होता है, उसका उसकी एक सोच होती है कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट कमाना है। तो उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। आपने कितना उसके इस उस जिस कंपनी में वेयर यू आर वर्किंग, व्हाट्स गोल्स दे हैव टू एम्प्लॉय द स्किल्स एबिलिटी वर्कफोर्स एफिशिएंटली। लोगों की स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ को किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करना वर्कफोर्स में, वो, क्योंकि अगर आप बंदे बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, काम ले सही तरीके से उनसे नहीं ले रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो सकते। और वो भी, अगर जो मालिक है या जनरल मैनेजर है वो कहेगा जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, आप प्लीज़ अपनी स्किल्स और अपनी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाएं, और ताकि टारगेट अचीव करें और गोल अचीव करें। तो ये सारा एचआरएम के अंदर काम होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि स्किल्स क्यों बंदों की बढ़ाई जाती हैं, क्यों उनको मोटिवेट किया जाता है, क्यों उनको बेनिफिट और कंपनसेशन दी जाती है, कि टू अचीव द फाइनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नंबर 3, द टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी है उनको वेल ट्रेन्ड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय बनाए। टू इंक्रीज एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लोगों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करें, लोग खुश होकर काम करें। ये ना हो कि यार बॉस बहुत बुरा है, हमेशा हमें डांटता रहता है, ये है वो है। टू डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ लाइफ।
आप अपने काम को ऐसा डेवलप करें कि हर काम क्वालिटी का हो। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर की एचआर की पॉलिसीज हैं वो नए आने वालों को सबको बताएं। ये ना हो कि नए आ रहे हैं उनको बता ही नहीं रहे हैं, फिर गोल कैसे अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का। टू बी एथिकली सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने एथिकली बिहेव करना है, सोशली भी देखना है, और उनकी तमाम ज़रूरियात को, जो भी उनकी ख्वाहिश है, ये ना हो कि काम ले लिया सैलरी 20 दिन लेट दे रहे हैं, ठीक है जी, इंक्रीमेंट लगानी थी साल बाद, आप 3 साल बाद लगा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो वहाँ इंक्रीमेंट ज़रूर लगती है, चाहे कम लगे, लगाते ज़रूर हैं वो, और उनका एक टाइम पीरियड होता है। टू प्रोवाइड अ हेयर एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप, आप हमेशा उनको, यानी फेयर से मुराद ये है कि आप सबके साथ फेयर हों। ये नहीं है अच्छा जी ये मेरे बड़े भाई के बंदे, बड़े भाई का फलां जगह पहले एक ऑपरेटर था तो इसलिए मैंने भी इसको रख लिया है, तो मैं इसको ज़्यादा फेवर दूंगा, या इसके बच्चे गरीब है, नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए। सब लोग एक्सेप्टेबल करें कि ठीक है जी यार हमारा जो बॉस है वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि सारा बिहेव अगर इक्वल फेयर होगा तो लोग मोटिवेट होंगे और अच्छा डिपार्टमेंट ऊपर उठेगा, तरक्की करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। अदरवाइज लड़ाई रहेगी और फिर आपके डिपार्टमेंट में सही फैसले नहीं होंगे, काम नहीं होगा। टू स्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ काम करना पड़ता है, सबको साथ मिलके इकट्ठे लेके चलना होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, इसकी इम्पोर्टेंस अगर कोई पूछ ले कि जी क्या है एचआरएम की इम्पोर्टेंस, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, जो भी टैलेंट जो भी अंडर सुपरविजन या सबॉर्डिनेट काम कर रहा है उसको आपने अट्रैक्ट कर रखना है कि वो काम करता रहे, और रिटेन रख रखना है कि यार ये छोड़ के ना जाए। असल मकसद एचआरएम का ये होता है। ट्रेन पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, लोगों को ट्रेन करें और आने वाले वक्त में उनको चैलेंजेस दें कि जी ये अब तुम्हारा चैलेंज है, ताकि वो मजीद इम्प्रूव होते चले जाएं, मजीद टफ से टफ उनको काम दें। डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, लोग आप पर भी एज ए 2-3 साल जब आप ट्रेनिंग इंजीनियर होंगे ये सारा एचआरएम आप पर भी अप्लाई होगा। उनकी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, उनकी कॉम्पिटेंसी को किस तरह इंक्रीज करना है, यू शुड थिंक। प्रमोट टीम स्पिरिट, लोग दो अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर आप एक तीसरे बंदा जो पुराना है उसको कहें जी यू नाउ यू आर द लीडर, आई विल आस्क directly with you, I will not interpret, yeah, I will not disturb directly to the other people of your staff, मैं आपसे ही पूछूंगा। फिर आप उसको एक टीम के तौर पर, स्पिरिट के तौर पर उसको प्रमोट करते हैं, यार मेरे डिपार्टमेंट में आज से तुम 4 बंदों के हेड हो, वो इसी में बड़ा खुश हो जाता है। तो डेवलप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, सबको बताएं कि लॉयल होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए हर काम में। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, ऑब्वियसली सब लोग इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी के लिए और प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर खुश हो, जनरल मैनेजर खुश हो, मालिक अच्छा हो, और सबको फिर इंक्रीमेंट मिले, सबको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, सबकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आहिस्ता सा डे बाई डे बढ़े। कि जी यार मैं जब इंडस्ट्री के अंदर शुरू में आज से 10 साल पहले आया तो मेरे पास एक स्कूटर था, तो अब तो मेरे पास अच्छा सा घर भी है, और मेरे इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है जी। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोशिश करें कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर इतनी एडवांसमेंट हो कि लोग आपको बार बार कहें जी अब आपने जब नए बंदे रखने हो तो मुझे दें, मैं जॉब अपॉर्चुनिटी आप जनरेट करें बार बार, इतना काम अपने आप को बढ़ाएं कि लोगों को आप जॉब देना शुरू करें। ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, लोगों में ट्रस्ट रखें, लोग आपको बुरा नहीं करें। लीडर जो है ना वो हमेशा ट्रस्टेड होना चाहिए, वरना काम सारा खराब हो जाता है और वो फिर रिस्पेक्ट भी नहीं देते आपको। These are the quality of प्रोफेशनल चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये मैनेजर, अच्छा मैनेजर जो है वो फिजिकली कैसा होना चाहिए, मेंटली कैसा होना चाहिए, उसका मोरल कैसा होना चाहिए, उसकी एजुकेशन परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये उस एचआर मैनेजर की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। आसान है, फिजिकल एड्रेस यानी हेल्दी हो, या ना बीमार बंदा उठा के ले आए, मेंटली तौर पर अच्छे तरीसीन ना कर सके, मोरल उसका अच्छा, रिस्पॉन्सिबल हो, लॉयल हो, डिग्निटी वाला हो, ठीक है जी, एजुकेशन उसकी अच्छी हो, उसकी उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो,
और टेक्निकल नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। दीज आर द फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एचआर इश्यूज। ज़्यादातर आपको एचआर इश्यूज पर फोकस रहना पड़ता है। प्रोएक्टिव एक्शन मतलब आपको पहले से सोच के कि काम अभी शुरू होना था, आपको पता था, बताया गया था कि जी परसों से ये इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है 2 मशीनों की, तो आप जनाब उस दिन बैठे हैं और प्लानिंग करने बैठ गए हैं। तो प्लानिंग पहले करके बैठनी थी, क्योंकि आपको पता था कि परसों मशीनें अनलोड हो जानी है। तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। डेवलपिंग इंटीग्रेटेड एचआर सिस्टम, आप अपने अंदर जो सिस्टम है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ एक बैलेंस सिस्टम लॉन्च करें जी। लोगों की हाजिरियाँ कैसे लगेंगी, लोगों का टाइम कैसे नोट होगा, कौन कितने बजे आ रहा है, कितने में, एक एक पूरा एचआर सिस्टम होता है। ठीक है जी। आप एक एजेंट के तौर पर कि मैंने इस डिपार्टमेंट के अंदर अब एक चेंज लेके आनी है अपने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, कैसे लेके आनी है, यू आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और आपको एक एजेंट, चेंज एजेंट के तौर पर काम करना है। मार्केटिंग एचआर पोटेंशियल, आपने ये अपनी प्रूफ करना है कि मेरी जो एबिलिटी है वो इंडस्ट्री को जब मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तो ज़रूर इंडस्ट्री ऊपर उठेगी। आउटसोर्सिंग एचआर फंक्शन, और कई दफ़ा आपको हेल्प लेने के लिए आउटसोर्स भी करनी पड़ती हैं कई चीज़ें। मैं इंडस्ट्री के अंदर कोई ख़ास किस्म का काम निकला है तो आपको इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं मिलती, फिर आपको बाहर से उसको अरेंज करके और वो काम को कंप्लीट किया जाता है। बहरहाल, डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआरपी, आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का कि मैंने क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। फ्यूचर के क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल होंगे, क्या मेरा स्ट्रक्चर होगा, क्या मेरा मैन पावर, कितने बंदे रखूंगा, कितने मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं अपने बंदों की ऑडिट कैसे करूंगा, मैं अपने बंदों का जॉब एनालिसिस कैसे करूंगा कि जो जो मैं इनको काम देता हूँ वो कैसे करते हैं, और फिर मैं लोगों को कैसे डेवलप करूंगा। तो ये सारा उस एचआर में प्रोसेस में चलता है। ये दोनों हफ्तों का मैंने कोर्स आपको एक दिन में कवर करवा दिया, होता नहीं है वैसे। वेरी शॉर्ट टाइम वी हैव, अटेंडेंस लगाएं और जाएं। कैमरा ऑन करें जल्दी से। 35 बंदे बैठे हैं और अटेंडेंस 25 बंदों की है। चलो, फिर ना कहना मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। कैमरा ऑफ कर दें सर? जी जी कर दें। शहबाज ने भी अब लगाई आखिर में, ये सोया हुआ था कल, इसने कल दूसरा क्यूज भी नहीं इसने दिया। सोया हुआ था कल सर, इसको कॉल की थी मैंने, चलो, उठा नहीं कॉल पे, क्या नींद आ गई थी। खुद को सोया रहे, इसलिए सेशन नंबर लगता है कम लेने हैं।